बहुत अच्छी बात है, कचरा डंप करो, हम डिजीज डंप करेंगे। तो हमारे मिथिला बिहार में है कि जन्म हुआ तो माछ खाओ, मरण हुआ तो माछ खाओ, जनेऊ हुआ तो माछ खाओ, मुंडन हुआ तो माछ खाओ, ठीक है। तो मैं कोई एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ी हुई हूं, वहां पर मैं कोई क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रही थी। अब वहां पर मैंने क्या किया, जाकर किसी ने वहां पर कुछ ऐसा चीजें किया जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते कि ग्रीनरी एनवायरनमेंट में ग्रीनरी ही नहीं होगा, सिर्फ आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा सब कुछ, तो मजा आएगा क्या? बट एक बात बताओ, हमने वहां पे फेंक लिया, ठीक है। अब कचड़े जो है ना वो हवा में तो पास होता है, डिजीज हवा में तो पास हो सकता है, ओशन में पास हो सकता है, सीज में पास हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जगह यहाँ पे कचरा फेंक दे तो लोग भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे ना, तो हम कहाँ पे कचरा डंप करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के उनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक सबसे इजी चैप्टर, सबसे नोन चैप्टर, जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट। अब आप लोग को मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, राइट, कि आपको सेक्शन बी में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस है, जो 5 चैप्टर्स है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें हमने काउंट किया सॉइल, हमने उस पर काउंट किया क्लाइमेट, हमने उसमें काउंट किया नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। तो 7 चैप्टर्स हमने काउंट किए। 8वां चैप्टर हो गया वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये चीज याद रखो कि चैप्टर जो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट है ना, उसके बारे में आपको बहुत कुछ ऑलरेडी पता है। तो अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसका आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे, ठीक है। उसके आंसर को खुद से फ्रेम कर पाओगे क्योंकि आपके उसके बारे में ऑलरेडी जनरल नॉलेज है। यहाँ पर कोई रेनफॉल सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं है, फिक्स टेम्परेचर, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो 3 जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर्स है, रेनफॉल्स है, राइट, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। बट इस चैप्टर में ना कोई रेनफॉल लर्न करना है, ना कोई टेम्परेचर लर्न करना है, ना कोई रेनफॉल के सेंटीमीटर्स लर्न करना है, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना है। हमें क्या पढ़ना है कि वेस्ट क्या होता है, उसके प्रोसीड्योर्स क्या क्या है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, और कैसे पॉल्यूशन को रोका जाए, ठीक है। तो अब जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना ली है ज्योग्राफी की। इस चैप्टर को भी मैं उस प्लेलिस्ट में इंक्लूड करूंगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और साथ ही पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड करूंगी आप लोग के लिए। आप लोगों को क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, चैप्टर को, सारी वीडियोस को अच्छे से देख लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स, जो कि आप लोग के लिए पूरा फ्री है। आप लोग वहां से पढ़कर भी एग्जाम में बैठ सकते हो, यानी कि मतलब ये भी मान लो कि वहां से भी पढ़ के बैठ सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, ओके। और एक काम कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत जल्द हम आप लोग लेके आने वाले हैं लाइव क्लासेस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो ताकि आपको पहुंच जाए नोटिफिकेशंस और फटाफट से आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ जाओ, ओके। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर? देखो, वेस्ट रेफर्स टू एनी डिस्कार्डेड मटेरियल विच नो लॉन्गर रिमेन्स यूजफुल। तो वेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि हमने डिस्कार्ड कर दी है। अब मतलब हमने जिंदगी से किसी को हटा देना, तो उसे हम वेस्ट ट्रीट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो किसी को अगर आप डिस्कार्ड कर रहे हो, अपने जिंदगी से हटा रहे हो उसको, या कोई ऐसा सामान है जिसको आप डिस्कार्ड कर रहे हो, तो उसे हम वेस्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। वेस्ट मतलब क्या होता है, कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल जो कि अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, जो कि अब हमारे लिए यूजफुल नहीं बचा, तो उसे हम क्या करते हैं हमारे लिए। जैसे मान लो सपोज, वैसे तो ये पेन बहुत यूजफुल है, सपोज ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगी, फेंक दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे लिए यूजफुल था नहीं था, तो मैंने इसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया जिंदगी से। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेस्ट, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, और होता है गैसियस वेस्ट। नाउ सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इट इंक्लूड गार्बेज। तो सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आएगा, गार्बेज आ जाएगा, फूड लेफ्ट ओवर्स, जो खाना जो होता है ना, प्लेट में कुछ कुछ खाना होता है जो हम लोग छोड़ देते हैं, तो लेफ्ट ओवर फूड सॉलिड वेस्ट में आएगा। डीकेइंग फ्रूट्स, जो कुछ सड़ा हुआ सा फ्रूट्स होता है उसे हम सॉलिड वेस्ट कहेंगे। जो सड़ा हुआ सा वेजिटेबल्स होता है उसे हम सॉलिड वेस्ट कहेंगे। साथ ही कैंस, बॉटल्स, ठीक है, एशेज, लिक्विड वेस्ट, इट रेफर्स टू सीवेज डिस्चार्ज्ड ना, सॉरी। तो ये जो बॉटल्स है, एशेज है, डीकेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, साथ ही जो गार्बेज है, जो बचा हुआ खाना हम फेंक देते हैं, तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, इन सब चीज को हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब आ गया लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट क्या होता है, सपोज कर लो कोई सीवेज डिस्चार्ज है फ्रॉम द हाउस। आप जो
अब हमारे नाला होता है, तो नाला में जो पाइप लगा होता है घरों में, तो जितनी भी कचड़े या गंदी चीजें हैं ना सब पाइप से निकल के आएगी, तो उसे हम लिक्विड वेस्ट कहेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल से जो आती है, रेस्टोरेंट से जो आता है, ऑफिस से जो आता है, फैक्ट्री से आता है, साथ ही इन सबको हम क्या कहते हैं, लिक्विड वेस्ट कहते हैं। अब गैसियस वेस्ट क्या होता है? गैसियस वेस्ट इंक्लूड फ्यूल एग्जॉस्ट कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हवा में गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, तो ये हो गया हमारा गैसियस वेस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ वेस्ट, सोर्सेज ऑफ वेस्ट क्या क्या है। देखो, सबसे पहले पढ़ लेंगे हम सोर्स ऑफ वेस्ट है क्या। डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, वेस्टेज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। तो उनके सोर्स क्या है, जो भी वेस्ट है वो कहां से आती है। ठीक है, तो वो वेस्ट आती जिस जगह से आती है उसे हम सोर्स ऑफ वेस्ट कहेंगे। कुछ वेस्ट क्या होता है, देखो, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, और बहुत सारे तरीके का वेस्ट होता है, वो हमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, डोमेस्टिक वेस्ट क्या है, वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू डोमेस्टिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। तो जो वेस्ट डोमेस्टिक एक्टिविटीज की वजह से जनरेट होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, फूड लेफ्ट ओवर्स, जैसे कि मान लो बचा हुआ खाना, जैसे कि सड़ा हुआ फ्रूट्स, सड़ा हुआ वेजिटेबल्स, पील्स, कोई पेपर का कचरा, बिट्स ऑफ पेपर, पैकेट्स, पॉलिथीन बैग्स, बॉटल्स, एम्प्टी मेटल, एल्यूमिनियम कैंस, स्क्रैप मेटल्स, ग्लास पीसेस, कॉटन, रैग्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, जो क्लोथ्स हमें पहनना नहीं है, वेस्ट लग रहा है, वो क्लोथ्स, जो हम किसी चीज को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं तो जो एशेज निकलती है वो एशेज, सीवेज फ्रॉम टॉयलेट्स, बैटरीज, एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होती है, केमिकल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स डोमेस्टिक वेस्ट के हैं। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो ना, सीवेज वेस्ट हो गया, सड़े हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, कोल बर्निंग से जो एशेज आती है, इसे हम क्या कहेंगे, ये सब कुछ हमारा आता है डोमेस्टिक वेस्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है। नाउ वेस्ट इज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो वेस्ट हमारे इंडस्ट्री से जनरेट होती है, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं उसे हम। ठीक है, industrial waste include any material that is rendered useless during or left over in a manufacturing process। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, इसमें वो मटेरियल्स है जो लेफ्ट ओवर होता है। सपोज कर लो कि मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किया था, अब मैन्युफैक्चर करते वक्त जो कुछ लेफ्ट ओवर्स बच गए थे, जो चीज काम का नहीं था, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं, जो चीज मान लो आपने बनाने का सोचा था बट अब बन नहीं पाया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं रेंडर्ड, यानी कि वो वेस्ट जो इंडस्ट्री से जनरेट होता है। ठीक है, इंडस्ट्री यूजेस अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस वेस्ट गैस एंड अदर मटेरियल्स। तो इंडस्ट्री उस चीजों से डील करती है जो चीज वेस्ट गैस प्रोड्यूस करती है या फिर कोई और मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाए, तो ये सब कहां से आता है, ये सब आता है पावर स्टेशन से जनरेट होता है, और जो हमारे लिए हेल्थ हजार्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ द लिंक विद एसिड रेन। तो जो भी ये सारी चीजें हैं ना, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कुछ आपके पावर स्टेशन से रिलीज हो रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये लिंक करते हैं एसिड रेन के साथ और आपके लिए हजार्डस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट इज मेनली इंक्लूड क्रॉप रेसिड्यू। तो जो भी क्रॉप्स, जो बचा हुआ जो क्रॉप्स होते हैं जिसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं करते, उसे हम कहेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, हस्क हो गया, स्ट्रॉज हो गया, वुड वेस्ट हो गया, सॉडस्ट, मोलासेस, टोबैको वेस्ट, कोकोनट वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये सब कुछ कहां से आता है, ये सब कुछ आता है एग्रीकल्चरल वेस्ट से। ठीक है, रबर वेस्ट हो गया, नट शेल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, मैन्योर एंड एक्सेट्रा। Most of the agricultural waste are recycled, used for गोबर गैस and as a manure। तो मतलब ऐसा भी होता है ना कि जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जिसने हमने बात की है अभी, जितने भी तरीके के एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में, ये सारे वेस्ट ऐसे वेस्ट हैं जो वेस्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं गोबर गैस के लिए और मैन्योर्स के लिए। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट को रीयूज किया जा सकता है, किसकी चीज के लिए, गोबर गैस और मैन्योर। ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट कैन कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स if they are not disposed of properly।
तो एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो हमारे लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए हैजार्डस हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब आ गया कॉमर्शियल वेस्ट क्या होता है। वेस्ट फ्रॉम कॉमर्शियल हाउसेस, स्टोर्स, गोडाउन्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस आर नोन एज कॉमर्शियल वेस्ट। तो जो वेस्ट हमारे घरों से आती है, स्टोर से आती है, गोडाउन से आती है, हॉस्पिटल से आती है, ऑफिसेस से आती है, उसे हम कॉमर्शियल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी वेस्ट होती है हाउसेस से, स्टोर से, गोडाउन, हॉस्पिटल एंड ऑफिसेस से, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं कॉमर्शियल वेस्ट। दीज वेस्ट कंटेन वेस्ट पेपर, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, पेपर, वैसे पेपर जो आपके कोई काम का नहीं है, वेस्ट पेपर होगा। ठीक है, टर्न आउट गनी बैग्स, जो बैग्स आपके कोई काम का नहीं, फटे चिटे बैग्स हैं वो आ जाएंगे। वेस्ट पैकिंग मटेरियल्स आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉ, ब्रोकन क्रॉकरीज, जो आपको कोई काम का नहीं है वो क्रॉकरीज आएगा। ग्लासेस, फूड वेस्ट, पैकिंग मटेरियल्स, वुड पीसेस एंड कैंस। ठीक है, देखो तो क्या है, फूड वेस्ट है, जो पैकिंग मटेरियल था जो कि कोई काम का नहीं था, जो बच गया था वो हो गया, आपके कुछ लकड़ी के पीसेस हो गए। ठीक है, एंड कैंस, और जो बचे हुए कैंस है। क्लियर? हॉस्पिटल वेस्ट कंप्राइजेस सिरिंजेस। अब हॉस्पिटल वेस्ट में क्या क्या आएगा, सिरिंज आएगा, निडल्स आएगा, प्लास्टिक बॉटल्स, बैंडेज, ग्लव्स एंड डेड ह्यूमन टिश्यूज। तो ये सब कुछ आ गया हमारा कॉमर्शियल वेस्ट, कि सपोज कोई कुछ बिजनेस कर रहा था, उस चीज से वेस्ट जनरेट हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमर्शियल वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट नंबर 5, कंस्ट्रक्शन वेस्ट क्या होती है। वेस्ट जनरेटेड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स मेनली ड्यू टू डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन रबल is called construction waste. It includes bricks, pipes, plastics, roofing and insulating materials, asbestos pieces. अब क्या होता है, जो वेस्ट जनरेट होगा कंस्ट्रक्शन साइट से, ठीक है, सपोज कर लो कोई कंस्ट्रक्शन रबल जनरेट हुआ था, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है कि सपोज कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसमें कुछ वेस्ट जनरेट हुआ, तो वो क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन वेस्ट। जैसे मान लो कुछ पाइप्स हो गई, कुछ प्लेट्स हो गया, कुछ टाइल्स हो गया जो टूट गया था, वो सब कुछ कहां पे आएगा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट पे आएगा। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग माइनिंग वेस्ट पे। वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशंस, एक्सकैवेशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड माइनिंग वेस्ट। दे इंक्लूड, सपोज करो उसमें क्या क्या आती है, टेलिंग्स आएगा, स्लैग हीप्स, डेब्रिस। Some mining processes use large volumes of chemicals or liquid which add to the waste generated. These can be toxic or hazardous. तो ये टॉक्सिक हो सकता है, हमारे लिए hazardous हो सकता है। तो ये था हमारा 6th नंबर माइनिंग वेस्ट। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रेफर्स टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। मतलब मान लो सपोज करो बहुत तरीके की कुछ इक्विपमेंट्स थी, इलेक्ट्रॉनिक सामान था जो कि वेस्ट था, तो हमने उसे फेंक दी ना, तो वो क्या कहते हैं उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। दैट हैज सीज्ड टू बी ऑफ एनी वैल्यू टू इट्स यूजर्स बिकॉज दे हैव एग्जॉस्टेड देयर यूटिलिटी वैल्यू ड्यू टू रेडंडेंसी, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेकेज। तो यहाँ पर क्या होती है, कोई ऐसी चीजें जो हमारे यूजर्स के लिए अब कोई काम का नहीं है, रेंडर्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम फेंक देंगे ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर ई वेस्ट। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेकेज, दीज इंक्लूड रेफ्रिजरेटर्स, इसमें रेफ्रिजरेटर आता है, टेलीविजन काम का नहीं है, फट चुका है, टूट चुका है, फेंक दो, मशीन्स, माइक्रोवेव्स, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे नंबर 8 क्या, देखो टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक वेस्ट। Certain waste are classified as toxic waste because they pose a serious threat to human health and the environment. तो टॉक्सिक मतलब क्या होता है, देखो सबकी जिंदगी में ना कोई टॉक्सिक पर्सन होता है, राइट, तो वो आपके हेल्थ के लिए हैजार्डस होगा, तो उसे फटाफट से डिस्कार्ड कर देना बेटर है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में आपने किसी एक टॉक्सिक पर्सन को रख लिया है, किसी रेड फॉरेस्ट को रख लिया है, तो दे विल नेवर हेल्प यू, इनफैक्ट वो आपके हेल्थ के लिए और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है, कोई ऐसा वेस्ट, ठीक है, जो क्लासिफाई होता है, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए सीरियसली एक थ्रेट है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, टॉक्सिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है, दीज वेस्ट रिजल्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स, और ये जो वेस्ट है ये कहां से आता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आता है, प्रोडक्ट से आता है। दे ऑल्सो इंक्लूड केमिकल्स यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड मेडिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स। और इसमें कहां से वेस्ट आते हैं और कौन सी जगह से वेस्ट आते हैं, देख लो, हमारे एग्रीकल्चर से वेस्ट आएगा, मेडिकल वेस्ट से वेस्ट आएगा। द यूज ऑफ केमिकल्स हैज इंक्रीज्ड कॉजिंग हेल्थ हजार्ड्स टू लिविंग बीइंग्स।
अब यहाँ पर क्या देखो, अगर हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारे लिविंग बींग्स के लिए, जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे एनिमल्स हो ह्यूमंस हो, उनके जिंदगी के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत ही खराब हो सकता है। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, वापस से रिवाइंड करवा देते हैं एक बार। डोमेस्टिक वेस्ट, इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका लेफ्ट ओवर फूड्स, आपके फ्रूट्स, सड़े हुए फ्रूट्स, आपके सड़े हुए वेजिटेबल्स, ये सब कुछ आएगा आपके डोमेस्टिक वेस्ट में। ऑलराइट, अब आता है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, जितनी भी वेस्ट हमारे इंडस्ट्री से रिलीज होती है तो वो क्या कहेंगे, हम उसे इंडस्ट्रियल वेस्ट कहेंगे। अब चाहे मान लो वो कोल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कुछ भी इंडस्ट्री हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ एग्रीकल्चरल वेस्ट पे। तो एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है, कोई भी आपका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो कि क्रॉप्स आपके लिए खराब है, हम उसे यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो जाएगा हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट। कमर्शियल वेस्ट क्या होता है, सपोज कर लो कोई कॉमर्शियल हाउस था, कोई कमर्शियल स्टोर था, कोई ऐसे कंस्ट्रक्शन प्लेसेस थे, तो वहां पर अगर किसी कोई वेस्ट रिलीज हुआ है तो उसे हम कहते हैं कमर्शियल वेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, हम पढ़ लेंगे कंस्ट्रक्शन वेस्ट। सपोज कर लो कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उसमें कोई पाइप्स थी जो काम की नहीं आई या फट गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट कहते हैं। ठीक है, माइनिंग वेस्ट क्या होता है, सपोज कर लो इसमें कौन सी चीजें आ जाएंगी, आपकी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ केमिकल्स, लिक्विड, तो ये सब हमारा माइनिंग प्रोसेस हो गया। इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट क्या होगा, आप सपोज कर लो कि आपकी टेलीविजन खराब हो गई, आपकी टीवी खराब हो गई, आपके रेफ्रिजरेटर खराब हो गए, तो हम किसे बुलाते हैं, मैकेनिक को बुलाते हैं उसे ठीक करवाने के लिए, राइट। बट अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उसका हटा देंगे ना, डिस्कार्ड कर देंगे घर से, तो वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, टॉक्सिक पर्सन एंड नॉन टॉक्सिक पर्सन, राइट। तो जो वेस्ट आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक है, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है, उसे हम टॉक्सिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब देखो स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बातें ये हैं कि अगर हम बहुत कचरा फैलाएंगे ना तो लैंड में बहुत सारा वेस्ट जन्म लेगा। सपोज कर लो कि मैं कोई एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ी हुई हूं, वहां पर मैं कोई क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रही थी। अब वहां पर मैंने क्या किया, जाकर किसी ने वहां पर कुछ ऐसा चीजें किया जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, तो वो जाके वहां पे ना पॉटी कर देता है, सपोज कर लो, सपोज। ठीक है, अब ना उसने मेरे क्रॉप्स को खराब कर दिए, तो अब क्या करेंगे हम, मैंने लैंड को खराब किया तो मेरे क्रॉप्स भी खराब हुए, राइट। तो स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप है। अब हम लोग सीरियसली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो कोलकाता में रहती हूँ, तो यहाँ पे सड़क में जहां पे दिख रहा है वहीं पे कचरा फेंक देते हैं लोग। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हम भी करते हैं। अभी हम वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा शुद्ध इंसान है, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरा वेस्ट को लेके बहुत ही गंदा, बहुत ही बैड मेमोरी है, उसको बाद में शेयर करेंगे हम। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, चलते चलते पॉलिथीन बैग है फेंक दिया, राइट, चलते चलते कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे फेंक दिया, तो इससे क्या होता है, लैंड का स्पॉइलेज होता है। ठीक है, देखो वेस्ट एक्यूमुलेशन रूइंस द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। तो वेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है वो हमारे नेचर के ब्यूटी को स्पॉइल करती है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो बहुत ही सी आप माउंटेन एरिया में जाते हो, कोई हिली रीजन में जाते हो, वहां पे ले जाके आप चिकन मटन दबा रहे हो अच्छे से और खा खा के वहीं पे फेंक रहे हो, तो क्या होगा उससे, आप इतने अच्छे ब्यूटीफुल सिनेरी को पूरा खराब कर दिए गाइस। तो हमें ये नहीं करना है, तो अपनी लैंडस्केप की ब्यूटी को खराब नहीं करनी है हमें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस it also becomes the thriving ground for rats and other disease carrying germs। अब देखो सपोज कर लो कि किसी का घर यहाँ है, ठीक है, किसी का घर यहाँ है, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इस लैंड को पूरा कचरे से भर चुके हैं ये लोग, सिर्फ कचरा इधर। तो इधर जो भी जर्म्स होगा उससे हेल्थ हज़ार्ड किसको होगा, यहाँ के रहने के लोगों के लिए, राइट। तो आप कचरा यहाँ पे डंप कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कचरा डंप करो, हम डिजीज डंप करेंगे तो डिजीज हमारे घर आ जाती है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बातें ये हैं कि अगर आप लैंडस्केप की ब्यूटी को खराब करोगे तो वो आपको पूरा खराब कर देगा। ठीक है ना, देखो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डिजीज कैरिंग जर्म्स होती है। ओके, बर्निंग ऑफ कोल फ्यूल और वुड प्रोड्यूसेस सल्फर एंड नाइट्रोजन विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कोल बर्न कर रहे हैं, अगर हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, अगर हम वुड प्रोड्यूसर्स को बर्न कर रहे हैं, तो सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड। सपोज कर लो सल्फर है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, SO2। अब ये मत बोलना कि मैम को केमिस्ट्री कैसे आता है, भाई ज्योग्राफी केमिस्ट्री हिस्ट्री सब में अच्छे हैं, आई डोंट नो हाउ। ओके, देखो, ठीक है, देखो, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली
When these gases react with water vapor, sulfuric acid and nitric acid are formed. और जैसे ही ये सारी चीजें वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या फिर नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। सपोज कर लो अगर हम SO2 को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक या फिर नाइट्रिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट यार मैंने ना ये केमिस्ट्री की कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, इस पर जज नहीं करना आपको सीधे आंसर लिखनी है, ठीक है। When monuments come into contact with acid rain, अब सपोज कर लो कोई बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट्स था, अब जब वो मॉन्यूमेंट्स एसिड रेन के साथ कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा? जिप्सम एंड कैल्शियम आर वॉश्ड अवे लीडिंग टू देयर कोरोजन। एग्जांपल पार्थेनन ऑफ एथेंस, कोलोजियम ऑफ रोम, ताजमहल ऑफ आगरा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स है। अब ये अगर किसी एसिड रेन के साथ कॉम्बिनेशन कर रही है तो भाई मच जाएगा ना, क्या होगा भाई, ठीक है। तो ये थी हमारी लैंडस्केप की स्पॉइलेज, ब्यूटी को स्पॉइल करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे पॉल्यूशन। तो देखो बताने की जरूरत तो है नहीं कि पॉल्यूशन क्या होती है, वो सब फैलाते हो, आप सब फैलाते हो पॉल्यूशन। अब इसमें से कुछ लोग आएंगे मैम मैं तो नहीं फेंकता कचरा, मैंने कभी कचरा डंप किया ही नहीं है, मैंने कभी एक कागज तक नहीं फेंका रास्ते पे। तो झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसे करते होगे तो हमारे पास शरीफ बन रहे हो भाई। तो अगर तुम नहीं करते हो तो बड़ी बात, अच्छी बात है, और अगर तुम करते हो तो अपने साथ साथ बाकी लोग को भी अवेयरनेस दो, अवेयर करवाओ कि भाई ऐसे नहीं करना है, मत करो ऐसे। हम लोग खुद नेचर को स्पॉइल करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूट मतलब होता है कंटामिनेशन, ठीक है। पॉल्यूशन इज दस एन अनफेवरेबल मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो पॉल्यूशन क्या है? एक अनफेवरेबल चीजें हैं जो लोग खुद फैलाते हैं और खुद परेशान होते हैं। Caused entirely or partly due to direct or indirect actions of human being। अब सपोज करो कि मैं खुद, ठीक है, इतना अच्छा जगह पे हिली रीजन्स में मैं जा रही हूं और मैं वहां जाके कचरा फेंक दूंगी। कचरा मैंने फेंक दिया, अब कचरा फेंकने के बाद हमने क्या किया? हमने अपने ब्यूटी को खुद ही स्पॉइल किया है। तो वहां पर हम बोलेंगे यार मजा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ना कचरा वगैरह था तो ना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने खुद वेस्ट फैलाकर खुद मैं उसको कंप्लेन कर रही हूँ। नहीं, अब आप मुझसे कुछ लोग बोलोगे मैम मैं तो गया हिली रीजन्स में, मैंने कभी कचरा नहीं फैलाया। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, सच बोलो, आपने फैलाई है। आपने ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पी के बॉटल्स फेंकी है, आपने मोमोज खा के पैकेट्स फेंकी है, ठीक है। देखो पॉल्यूशन कैसे कॉज होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज करती है पॉल्यूशन। कैसे कॉज करती है? टॉक्सिक केमिकल्स को हम एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं तब हम पॉल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है हमारा यूट्रिफिकेशन। अब देखो यूट्रिफिकेशन होता क्या है? प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन बिगिंस टू डिप्लेट फ्रॉम वाटर बॉडीज आइदर नेचुरली और बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल है, आप अंदर ब्रीथ करने के लिए क्या लेते हो? ऑक्सीजन, राइट, और छोड़ते क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब अगर आप ऑक्सीजन जो अंदर कंज्यूम कर रहे हो, जो आपके हर एक सेकेंड छोड़ो, मिनट्स ऑफ सेकेंड्स के लिए, मतलब मिनट्स क्या, आपके हर एक सेकेंड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ एक्शन नहीं ले रहे, आप अपने बिल्डिंग से कचरा नीचे फेंक रहे हो, फिर वो आपको क्या कर रहा है? आपके लिए डिजीज आपके ऊपर फेंक रहा है। आप डम करोगे वो भी डम करेगा, राइट। तो सिंपल सी बात क्या है? अगर मान लो हम अपने लैंडस्केप को, अपने एटमॉस्फेयर को खराब करेंगे तो वाटर बॉडीज से ऑक्सीजन जो है वो डिप्लेट हो जाएगी। और डिप्लेट क्यों होगी? क्योंकि हम ह्यूमंस इस चीज को कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिप्लेट होगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स आर डिस्चार्ज्ड इनटू वाटर बॉडीज थ्रू सीवेज एंड एफ्लुएंस। Accumulation of these in water bodies results in the growth of phytoplankton and algae. This obstructs the penetration of oxygen and sunlight into water bodies, which may result in the death of aquatic organism. अब एक बात बताओ, हम एक चीज डिस्कस कर सकते हैं अभी। सपोज कर लो एक बहुत बड़ा ओशन है और छोटा सा पॉन्ड है, ठीक है। तो पॉन्ड के लिए कुछ वाटर एनिमल्स है, राइट, और बड़े बड़े ओशंस के लिए वाटर एनिमल्स अलग है। आप सपोज करो आप कोई कचरा फेंक रहे हो पॉन्ड में, तो जो एनिमल्स उस पॉन्ड में वो तो भाई मर ही जाएंगे कचरे से। और जो ओशंस में है, जो सारा वेस्ट हमारे कलेक्ट होकर जा रही है, बड़े बड़े समुद्र में वेस्ट डिस्पोज हो रही है, राइट, तो वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनकी जिंदगी के लिए भी खराब है ना। तो आप अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रहे हो, साथ में उन मासूम लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो जो कचरा फेंकते ही नहीं है, ठीक है। तो कोई प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा यूट्रिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट देखो अब हम पढ़ लेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो इफेक्ट्स, पॉल्यूशन अगर होता है तो किसको किसको इफेक्ट होता है? प्लांट्स को, एनिमल्स एंड बर्ड्स को और एक्वाटिक लाइफ को, ठीक है। अब देखो
प्लांट्स को कैसे इफेक्ट होगा? तो अब हम पढ़ लेंगे इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो वेस्ट का हमारी टेरेस्ट्रियल लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है? सपोज कर लो, एक हमारा हो गया इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है, दूसरा हो गया हमारे एनिमल्स और बर्ड्स में क्या इफेक्ट होता है, तीसरा हो गया हमारे एक्वाटिक लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स क्या क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लीड्स टू द प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स। अब अगर मान लो कि हमने पूरे ऑक्सीजन का तबाही मचा दिया है, हमने पूरा एटमॉस्फेयर एकदम खराब कर दिया है वेस्ट एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? वो क्या करेगा पता है? वो ना हमारे ट्रीज को इफेक्ट करेगा। एटमॉस्फेयर इतना गंदा कर देगा कि ट्रीज जो है ना उसकी लीव्स झड़ के गिर जाएंगे। अगर मान लो आपके ग्रीनरी एनवायरमेंट में ग्रीनरी ही नहीं होगा, सिर्फ आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा सब कुछ, तो मजा आएगा क्या? मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। तो वहां पे देखो फिर क्या होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है? लीव्स जो है वो गिर जाती है। अब इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स व्हिच रिजल्ट इन लो क्रॉप यील्ड्स। अब क्या होता है, अगर सपोज कर लो कि हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से पूरा पेड़ का पत्ता जो है वो झड़ के गिर गया, अब क्या होगा? इसके वजह से ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो है वो रुक जाएगी और क्रॉप यील्ड्स जो है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन एंटर्स द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू स्टोमेटा। अब ओजोन कैसे एंटर करता है हमारे लीव्स में? ओजोन एंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। आपने बायोलॉजी पढ़ी है ना, बायोलॉजी में है स्टोमेटा वगैरह। आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या होता है स्टोमेटा में, कैसे होता है? कैसे क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से? स्टोमेटा क्या होता है बताओ, कमेंट में बताओ। चलो स्टोमेटा क्या होता है, आपने क्या पढ़ी है उसके बारे में, जितनी नॉलेज है सब नीचे लिखो कमेंट में। It then dissolves with water within the plant and reacts with other chemical damaging its leaf। और फिर वो क्या करती है? बाकी सारी चीजों से रिएक्ट करती है और फिर लीव्स को पूरा डैमेज कर देती है। ओके, प्लांट्स weakened by ozone may become more susceptible to various diseases, pests and droughts। अब जो प्लांट्स ओजोन की वजह से कमजोर हो चुकी है, क्यों कमजोर हुई? क्योंकि उसके अंदर डिजीज आ गया, पेस्ट्स हो गए, ड्राउट्स हो गया, ठीक है। पेरोक्साइटिसिल नाइट्रेट कॉजेस प्रीमेच्योर फॉलिंग एंड डिसकलरिंग ऑफ लीफी वेजिटेबल्स। और ये जो पेरोक्साइटिसिल नाइट्रेट है ना, ये क्या करती है? इसकी वजह से ना प्रीमेच्योर यानी कि पहले ही ट्रीज गिर जाती हैं, शेड कर जाती हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स के जो कलर हैं वो डिसकलर्ड हो जाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स जो है वो डिसकलर्ड हो जाते हैं। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड हैज अ ब्लीचिंग इफेक्ट ऑन प्लांट्स। अब सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि सपोज कर लो कि आप कोई कपड़े धो रहे थे और वहां पे आपको कोई एकदम ना रंगीन कलर छाड़ दिया, तो क्या आपके कपड़े कोई काम के हैं? कितना भी कुछ कर लो वो कोई काम का नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारे प्लांट्स के लिए एज ए ब्लीचिंग काम करती है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल का लॉस होता है। मेनी लीफी वेजिटेबल्स बिकम येलो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द गैस। और जितना भी वेजिटेबल्स है, जितनी भी लीफी वेजिटेबल है, वो सब कुछ येलो हो जाते हैं क्योंकि उनके गैस के इफेक्ट की वजह से, ठीक है। रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन अफेक्ट्स आवर एनवायरमेंट। अब ये जो पॉल्यूशन है वो हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगी। रेडियोएक्टिव वेस्ट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड हेंस दे रिमेन इन आवर एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब रेडियोएक्टिव वेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, सॉरी, और इसीलिए ये हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही लंबे समय तक रहती है। तो रेडियोएक्टिव वेस्ट बहुत खराब है क्योंकि इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और अगर वो एक बार हो चुका है तो वो इजीली जाएगा नहीं, ठीक है। दे कॉज द डिसकलरिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो वहां पे क्या होता है? हमारे फॉरेस्ट का ट्रीज का कलर डिसकलर्ड हो जाता है। After the Chernobyl nuclear accident, a pine forest cover near the power plant turned reddish brown। एक बार कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से पाइन फॉरेस्ट जो है जो हमारे पावर प्लांट के पास है, वहां पे क्या होगा? वो हो गया, वो पूरा रेडिश ब्राउन हो चुका था। क्लियर? नेक्स्ट, अब इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स में कंज्यूम टॉक्सिक मटेरियल्स और पॉलिथीन बैग्स फॉर वेस्ट। अब देखो एनिमल्स क्या करती है, अगर मान लो हमने कुछ पॉलिथीन में कचरे फेंक दिए, अब कोई गौ माता अगर आई और वो प्लास्टिक को पूरा कंज्यूम कर रही है, तो वो प्लास्टिक कंज्यूम करे तो उनका क्या होगा? हेल्थ हजार्ड होगा, राइट। तो एनिमल्स क्या करती है? वो टॉक्सिक मटेरियल्स को कंज्यूम करती है, पॉलिथीन बैग्स को कंज्यूम करती है जो कि वेस्ट में था। ऐसा नहीं कि नया नया ना के कोई दे रहा है, नहीं, वेस्ट से उठाकर कंज्यूम कर लेती है एनिमल्स उसे, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज अमॉन्ग देम। इसकी वजह से क्या होता है? डिजीज जो है वो उनके बीचों में ही फैल जाता है, ठीक है। Underground disposal of radioactive waste may contaminate the drinking water, which may be harmful for plants, animals and humans। ये जो अंडरग्राउंड डिस्पोजल होता है रेडियोएक्टिव वेस्ट का, ये क्या होता है? कंटामिनेट हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस जो है बहुत ही हार्मफुल हो जाते हैं। क्लियर? अब जो बर्ड्स है, अगर बर्ड्स एग्रीकल्चरल वेस्ट को कंज्यूम करें, आपको क्या पता है? चिड़िया चुग करती है ना, खेत को चुगती है ना, हमने पढ़ा है, चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर कोई क्रॉप्स को कंज्यूम कर रहा है बट वो क्रॉप्स खराब है, तो बर्ड्स का क्या होगा? उनका तो भाई हैजार्डस ही होगा ना, उनका तो हेल्थ खराब होगा, राइट। बर्ड्स जो एग्रीकल्चरल वेस्ट को कंज्यूम करती है, जो कि एक डिफेक्टिव एग शेल से आया है,
उससे वजह से क्या होता है, उनके अंदर डिजीज हो जाती है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑन एक्वाटिक लाइफ क्या है? When the quantities of harmful substances such as pesticides and insecticides increases in the food chain of marine and aquatic organisms who are then consumed by other living beings, it is known as the process of biomagnification। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस की क्वांटिटी बढ़ेगी ना तो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इंक्रीज होगा फूड चेन में, ठीक है, और फिर क्या होगा, मैरीन और एक्वाटिक लाइफ जो है वो लिविंग बींग्स जो कंज्यूम करिए वो खराब हो जाएगी। It is known as the process of biomagnification. Phenomenon of concentrated toxic deposition at the higher trophic level in the food chain is known as bioaccumulation। ठीक है, तो इस phenomenon को हम लोग क्या बोलते हैं, bioaccumulation बोलते हैं। देखो जितनी चीजें आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोगों को आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वेस्ट से एनिमल्स और बर्ड्स में क्या इफेक्ट होगा, क्या आप नहीं लिख पाओगे? कॉन्फिडेंट रहो, लिख पाओगे आप, बोलो हाँ मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत आसान है, बट डिफरेंस ये है कि कुछ ज्यादा ही चीजें दी हुई हैं इसमें, बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेट की हुई हैं चीजें। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और वो डिजीज क्या था, मीनामाता डिजीज। अब ये ना बहुत खराब डिजीज था, ठीक है, और ये क्यों हुआ, वेस्ट एक्यूमुलेशन की वजह से। देखो मिनामाता इज अ कोस्टल टाउन इन जापान, ठीक है, इट हैड अ वाइनली क्लोराइड फैक्ट्री व्हिच यूज्ड टू डिस्चार्ज एफ्लुएंट्स कंटामिनेटेड विद मिथाइल मर्करी इनटू द सी। तो ये क्या करती थी, ये फैक्ट्री ना, देखो विनाइल क्लोराइड फैक्ट्री थी ये, और ये एफ्लुएंस डिस्चार्ज करती थी कंटामिनेटेड, जो कि मिथाइल मर्क्यूरी डिस्चार्ज करती थी सी के अंदर। और फिर क्या हुआ, दिस वाज कंज्यूम बाय फिश, और ये क्या करती हैं, ये फिश कंज्यूम कर लेती हैं। व्हेन दीज फिश वर कॉट एंड कंज्यूम बाय द पीपल, अब सपोज कर लो जो लोग माछ खाते हो, फिश खाते हो, राइट, तो हमारे मिथिला बिहार में है कि जन्म हुआ तो माछ खाओ, मरण हुआ तो माछ खाओ, जनेऊ हुआ तो माछ खाओ, मुंडन हुआ तो माछ खाओ, ठीक है, तो हमारे में तो माछ चलता ही है। अब सपोज कर लो कि इस फैक्ट्री ने ये अपने कांड कर चुके हैं ये, ठीक है, इन्होंने मिथाइल मर्क्यूरी सी में डाल दिया। अब जो सी में रहने वाले फिश है वो क्या करेंगे, कंज्यूम कर रहे हैं उसको, हम क्या कर रहे हैं, जाके फिश निकाल कर फिश खा रहे हैं। तो फिश कंज्यूम करती है कुछ एक डिजीज, कुछ एक बेकार चीज उसको नहीं करनी चाहिए थी, और हम कंज्यूम करते हैं उस पर्टिकुलर फिश को, तो हमने उसको खा लिया ना, अब डिजीज कहां जाएगा, हमको होगा डिजीज। तो फिश तो मरा ही मरा, हम भी साथ ही मर गए। ठीक है, देखो when these fish were caught and consumed by the people, और जब ये फिश पकड़ कर हम कंज्यूम करते हैं लोगों में, it caused मिनामाटा डिजीज, तो लोगों को मिनामाटा डिजीज हो गया। Disease affected the central nervous system, resulting in difficulty in walking and speaking among humans। और यहाँ पे क्या हुआ, ये डिजीज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिजल्ट करती है और लोग वहां पर ना चल पाते हैं ना बोल पाते हैं। अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस डिजीज ऑल्सो रिजल्टेड इन डेथ, और ये ना ऐसे मतलब सिचुएशन में पहुंच गई थी ना चीजें कि लोगों का डेथ हो गया, बहुत ह्यूज नंबर में लोगों का डेथ हुआ, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वो फिश कंज्यूम की थी जिस फिश ने मिथाइल मर्क्यूरी कंज्यूम किया होगा। ठीक है, तो ह्यूज नंबर में लोगों का डेथ हुआ था। ओके, फिशिंग इन मिनामाता बे वाज लेटर बैन्ड बाय द जापानीज अथॉरिटी, और फिर मिनामाता जो ओशन है, जो सी है, उसमें फिशिंग करना सबके लिए बैन हो गया, फिर वहां से फिशिंग एकदम बंद हो चुकी थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अगर आप चाहते हो कि डिजीज ना हो, अगर चाहते हो कि आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स, जितनी चीजें हैं वो खराब ना हो, ठीक है, और आप सुख शांति से जीवन को व्यापन कर सको, तो क्या करो, वेस्ट डिस्पोजल करो। ठीक है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करो। देखो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेफली डिस्पोज वेस्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम बहुत ही सेफ, ठीक है, साथ वेस्ट को डिस्पोज करें। पहला क्या है, सेग्रीगेशन, फर्स्ट मेथड जिससे हम वेस्ट को प्रॉपर वे में डिस्पोज कर सकते हैं। देखो दिस इज अ मेथड इन विच वेस्ट आर सेग्रीगेटेड, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट बिन्स। अब देखो क्या होता है, इसमें ना हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं कि भाई कुछ एक वेस्ट यहां जाएगी, कुछ एक वेस्ट यहां जाएगी। तो कुछ होता है बायोडिग्रेडेबल जो हम एक जगह फेंकते हैं, और कुछ होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जिसे हम एक जगह फेंकते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर देन कन्वर्टेड टू यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक बायोगैस। तो सपोज करो हमने दो वेस्ट को जनरेट किया, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थी और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल थी। ठीक है, तो हमने अलग अलग सेग्रीगेट करके फेंका है। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हम यूज कर सकते हैं, क्यों, बायोगैस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो ये जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, देखो हमने क्या पढ़ा है,
वेस्ट इंक्लूड ऑर्गेनिक वेस्ट, तो इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे मान लो किचन वेस्ट हो गई, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, लीव्स हो गया, गार्डन के कुछ लीव्स हैं, पेपर्स हो गए, तो ये हो गए हमारे बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, देखो पहला रिसाइक्लेबल वेस्ट, प्लास्टिक्स जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक्स, पेपर्स, मेटल्स। सेकेंड हो गया हमारा ओल्ड मेडिसिन, पेंट्स, केमिकल्स, बल्ब्स, स्प्रे कैंस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कंटेनर्स, बैटरी, शू पॉलिश। और थर्ड हो गया हॉस्पिटल वेस्ट, जैसे कि मान लो कोई क्लोथ है जो पूरा उसमें खून लगा हुआ है तो वो क्लोथ, कोई बॉडी फ्लूइड्स, टॉक्सिक एंड सॉइल्ड वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ द एटमोस्ट केयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो मैं अगर हम सेग्रीगेशन करके वेस्ट फेंकेंगे तो लैंडस्केप खराब नहीं होगा, इंसान का एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेल्थ हैजार्ड्स नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड हो गया ओपन डंपिंग। इन ओपन डंपिंग में क्या होता है, वेस्ट जो है वो डंप होता है किसी ओपन स्पेसेस में। ठीक है, सपोज कर लो कि हम कोई बहुत खाली जगह, यानी कि हमारे लोकेलिटी से बहुत दूर कोई एक बंजर जमीन है, वहां कचरा फेंकते हैं। ठीक है, देखो वेस्ट डंप्ड इन ओपन स्पेस लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द सिटी, तो सिटी के बहुत दूर जहां पे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इतनी दूर, तो हम अगर किसी एक ऐसे बंजर जमीन जो कि वेस्ट लैंड है, अगर वहां जो कचरा फेंकते हैं तो वो गया हमारा ओपन डंपिंग, तो इससे सिटी इफेक्ट नहीं होगा। राइट, देखो दिस काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज नॉट सेफ एंड हैज मेनी लिमिटेशंस, बट तो हम क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम कहीं सिटी के बहुत दूर बंजर जमीन में फेंक रहे हैं, बट एक बात बताओ, हमने वहां पे फेंक लिया, ठीक है, अब कचरे जो है ना वो हवा में तो पास होता है, डिजीज हवा में तो पास हो सकता है, ओशन में पास हो सकता है, सीज में पास हो सकता है। राइट, उसे फिर हम कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, हवा में पास होता है हम ऑक्सीजन से कंज्यूम करते हैं, वेस्ट में पास हो रहा है सीज या ओशन में तो हम उसे पानी पी के कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो ओपन डंपिंग है ये भी सेफ नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट सेफ एंड हैज, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होता है। देखो, डंपिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मेक सच डंपिंग ग्राउंड द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। तो हमने क्या देखा, जहां पे बहुत ही कचरा फेंका होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत कचरे है तो वहां पे क्या होंगे, वहां पे क्या फूल उगेगा, नहीं उगेगा फूल, वहां क्या अन्न उगेगा, अनाज उगेगा, नहीं उगेगा, वहां पे क्या होगा, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये सब कुछ होंगे, और फिर वही मॉस्किटोज उड़ते उड़ते आपके खाने में आएगा और फिर वो खाने को आप कंज्यूम कर रहे, छी तो बहुत गंदी है। ओके, तो भाई वेस्ट मत करो, ठीक है ना। देखो, बर्निंग ऑफ दिस वेस्ट ऑल्सो पोल्यूट्स द एयर, और फिर हम क्या सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, इससे बहुत मॉस्किटोज और फ्लाइज हो रहे हैं, बहुत ही बदबूदार हो रहा है, लोगों को डिजीज हो रहा है, बर्न कर दो, जला दो, जला दोगे भैया, एयर पोल्यूशन कर रहे हो, फिर तो ब्रीथ तो करोगे, सांस तो लोगे, तो उसमें तो वेस्ट हम डालेंगे, आपके अंदर डिजीज तो डालेंगे। ठीक है, सिचुएशन कैन बिकम वर्स ड्यूरिंग द रेन्स, और सबसे खराब हो सकती है जब बारिश का मौसम है। यार एक तो कचरा भरा हुआ है, उसमें बारिश हो रहा है, मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, सब कुछ, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हम। रेन वाटर में कैरी दीज वेस्टेज टू नियर बाय लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स एंड पोल्यूट देम। अब मान लो एक वेस्ट लैंड थी, सब कचरा जाके वहां पे अपने फेंक दिया, लोगों को लगा कि यार हमें डिजीज कर रही है, हमें मॉस्किटोज फ्लाइज बहुत आ रहे, तो एक काम करो जला दो, जला दिया तो एयर पॉल्यूट हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, तो हम सोच रहे भाई डिजीज हो जाएगा सबको इससे, तो है ना, तो हमने सोचा कि भाई ठीक है ये सब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मान लो बारिश आ गया तब क्या होगा, पानी जम चुका है, इमेजिन करो पानी जम गया है पूरा, ठीक है, और कचरे सारे पानी में एकदम तैर रहे हैं, और तैरते तैरते पहुंच गए पूरा उस जगह पर जहां पे सीज एंड ओशंस है। ठीक है, देखो सिचुएशन कैन बिकम वर्स, तो रेन में और वर्स हो गया, रेन वाटर बहुत ही नियर बाय लेक्स, रिवर्स और फिर पॉन्ड्स के पास पहुंच जाती है, उसको जाके पॉल्यूट कर देती है और फिर खराब हो जाती हैं चीजें। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल्स, देखो इन सैनिटरी लैंडफिल्स द वेस्ट डिस्पोज्ड अवे फ्रॉम द सिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, हम सिटी के दूर जाके वेस्ट डिस्पोज करते हैं। वेस्ट इज फर्स्ट स्प्रेड इन लेयर्स एंड देन इज कंपैक्टेड टाइटली सो दैट देयर वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, पहले हम इसे टाइटली बांध देते थे कि इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए। ठीक है ना, वेस्ट इज देन कवर्ड बाय सॉइल, और फिर से हम सॉइल से कवर कर देते हैं। वेस्ट इज देन सब्जेक्टेड टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, अब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो रहा है उस वेस्ट का। ठीक है, लैंडफिल्स आर यूजफुल एज द वेस्ट आर नॉट अटैक्ड बाय rodents और इंसेक्ट्स, तो इस वेस्ट में ना कोई इंसेक्ट अटैक करेंगे ना कोई rodents अटैक करेंगे। सैनिटरी लैंडफिल्स आर प्लांटेड विद वेजिटेशन, इसको हम वेजिटेशन से प्लांट कर देते हैं। It has to be taken care that the roots of plants which are grown should not penetrate more than 30 centimeter into the soil. अब सपोज कर लो आपने गड्ढा खोद दिया और कचरे को उसमें डंप कर दिया पूरा टाइटली पैक करके, अब आपने उसको सॉइल से पूरा भर दिया, अब उसमें प्लांट्स उग रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान देना होगा, जो भी प्लांट्स है ना वो हमारे सॉइल के 30 सेंटीमीटर अंदर ही रहे, उससे ज्यादा अंदर
ना जाए, तो वो उधर ही अटका हुआ रहेगा, वो नीचे और नहीं जाए। 30 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रूट्स खत्म हो जाने चाहिए, वरना प्लांट्स भी जो है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, देखो further only those plants should be grown which may have the ability to thrive on low nutrient soil. One precaution which needs to be taken care is that landfill should be located in the areas which have high underground water level as it may get polluted. अब क्या होता है कि हम एक काम कर सकते हैं कि ऐसी जगह पे लैंडफिल्स कर सकते हैं जहां पर बहुत ही डीप वाटर हो सके, तो वहां पर हम इसे करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है? पहला, ये एयर पॉल्यूशन से फ्री है, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम बर्निंग से फ्री है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे मिनिमाइज होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लाइज नहीं आते, मॉस्किटोज नहीं आते, रैट्स नहीं आते। ठीक है, और थर्ड क्या है? मोस्टली फ्री फ्रॉम फायर हैजार्ड, तो हम फायर हैजार्ड भी इसमें नहीं कर सकते। तो सैनिटरी लैंडफिल्स जो है इसमें कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, समझ में आ गई? चलो अब हम पढ़ लेते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो कि कंपोस्टिंग। देखो कंपोस्टिंग क्या होता है? इन कंपोस्टिंग हाउसहोल्ड एंड म्युनिसिपल वेस्ट आर डिकम्पोज बाय द एरोबिक मेथड। तो ये एरोबिक मेथड से डिकम्पोज होता है। ठीक है, द वेस्ट इज आर डिकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो ये वेस्ट डिकम्पोज होती है माइक्रोऑर्गेनिज्म से। ठीक है, दिस इज अ यूजफुल मेथड ऑफ वेस्ट डिकम्पोजिशन as waste are decomposed by microorganisms into humus with which adds fertility to the soil. Advantages of compost. अब देखो सपोज कर लो हमने कंपोस्टिंग की है, तो सॉइल अगर मान लो फर्टाइल नहीं तो क्या चाहिए होगा? फर्टिलिटी गेन करने के लिए हम कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ना, तो ये फर्टिलाइजर्स की तरह ही काम करती है। तो हमारे लिए कंपोस्टिंग के कुछ कुछ एडवांटेजेस है। ठीक है, हमारे लिए वो एडवांटेजेस होता है। पहला क्या है? सॉइल को न्यूट्रिशन बनाता है। ठीक है, और साथ ही सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ओके, सॉइल इरोजन चेक करता है, इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग ह्यूमस, और साथ ही सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है ह्यूमस ऐड करके। तो सपोज कर लो अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा है सॉइल चैप्टर में कि सॉइल अगर फर्टाइल नहीं है तो हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, मैन्योर्स ऐड करेंगे, ताकि सॉइल फर्टाइल हो सके और क्रॉप कल्टीवेशन इजीली हो पाए। यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी दे रही है, तो एडवांटेज क्या हो जाएगा कि इसमें सॉइल न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, इसमें सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ गया, साथ ही सॉइल इरोजन चेक कर सकती है ये, साथ ही में सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है ह्यूमस ऐड करके। ठीक है, नेक्स्ट incineration. In the process of incineration, municipal waste are burned at a very high temperature. तो यहाँ पे क्या होगी? म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है। Many materials like metal do not get completely burnt. अब क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसा है जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो सकता। These may be then recycled. अब हम क्या करते हैं? उसे रिसाइकल करते हैं। ठीक है, This method, however, also pollutes the air with fly ash and sulfur dioxide. तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो मेथड है, ये मेथड हमारे एयर को अफेक्ट करेगी। ठीक है, It is also an expensive process as the installation of proper devices for controlling air pollution need to be installed. तो अब क्या हो गया कि इसके लिए, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि हमें इसके लिए कुछ चीजें ऐड करनी, कुछ मेथड इंस्टॉल करना होगा, कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल करनी होगी, राइट? तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। दिस मेथड इज यूजफुल। क्यों यूजफुल है? देखो रीजन है, दो एडवांटेजेस है। पहला क्या है? इट किल्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स और हमारे वेस्ट का वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। सेकेंड क्या है? यूजफुल फॉर डिस्पोजिंग पेट्रोलियम एंड प्लास्टिक वेस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो हमारे लिए यहाँ पे यूजफुल हो जाता है। तो दो एडवांटेजेस है इंसिनरेशन का। क्वेश्चन आ सकता है ना कि इंसिनरेशन का दो एडवांटेजेस लिखिए आप, तो आप ये दोनों लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ मुस्लिम म्यूनिसिपल वेस्ट। देखो पहला है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज क्या करते हैं? ये वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जितना सॉलिड वेस्ट होगा वो लोग उसको कलेक्ट करेंगे, सारे घरों से कलेक्ट करेंगे वो लोग उसको। ठीक है, सेकेंड हॉर्टिकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ। जितना भी मल्टीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन वेस्टेज है उसे हम सेपरेट कर देंगे, तो वेस्ट का सेपरेशन होगा। ठीक है, थर्ड क्या होगा? बायोमेडिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसे हम म्यूनिसिपल वेस्ट में मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी केयरफुली स्टोर्ड एंड सेग्रीगेटेड। अब जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको हम लोग केयरफुली सेग्रीगेट करना होगा हमें। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी केयरफुली स्टोर्ड एंड सेग्रीगेटेड। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। फोर्थ देखो, और अब हम पढ़ लेंगे कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। पहली क्या है? कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज है वो लोग क्या करते हैं? सारे सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, राइट? पहला क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग हाउस टू हाउस कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, डिवाइजिंग कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम स्लम्स एंड स्क्वाटर एरियाज ऑफ लोकेलिटीज।
तो कलेक्ट करते हैं, वेस्ट कलेक्ट करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट कलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। हॉर्टिकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है जो कि सेपरेटली कलेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि मान लो उसको मिक्स नहीं करना है हमें, ठीक है। वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल अलग होना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग होना चाहिए, क्लियर। वेस्ट को बर्न नहीं करना है। स्ट्रे एनिमल्स शुड नॉट बी अलाउड टू मूव अराउंड वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज, तो जो भी वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज है उसके आसपास एनिमल्स का भटकना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप था। दूसरा क्या है, स्टोरेज, कहां स्टोर करती है। स्टोरेज फैसिलिटीज शुड बी सेट अप एंड एस्टैब्लिश्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट जनरेशन इन एन एरिया एंड इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डिपेंड करती है कि भाई किस किस एरिया में हमें स्टोरेज करनी है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जाके यहाँ पे कचरा फेंक दे, तो लोग भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे ना, तो हम कहाँ पे कचरा डंप करेंगे, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। सेकेंड क्या है, ये जो फैसिलिटीज है ये डिजाइन होता है, वेस्ट स्टोर होता है या एक्सपोज नहीं होता, पूरे खुले एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं कर सकते स्टोर, ठीक है। एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल एंड यूजर फ्रेंडली। स्टोरेज फैसिलिटीज जो है, बिन्स है, ये इजिली ऑपरेट होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ वेस्ट शुड बी अवॉइडेड, जो मैनुअल हैंडलिंग है वेस्ट का वो अवॉइड होना चाहिए। तो पहला प्रोसेस ये था, दूसरा प्रोसेस ये है। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। व्हीकल्स जो यूज होती है वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कवर होना चाहिए, ये नहीं कि कचरा डाल दिए बस गिरते हुए कचरा जा रहा है, नहीं, उसको कवर कर दो, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द वेस्ट फ्रॉम बीइंग स्कैटर्ड, इससे वेस्ट स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। वेस्ट शुड नॉट बी विजिबल टू पब्लिक नॉट एक्सपोज टू ओपन एनवायरमेंट, तो ये वेस्ट ना ही पब्लिकली विजिबल होना चाहिए ना ही एनवायरमेंट के लिए एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आना चाहिए वेस्ट के सेग्रीगेशन में। सपोज कर लो कि हमने सब एक जगह वेस्ट फेंक दी, अब कचरे वाले आके सेग्रीगेट थोड़ी करेंगे, नहीं, तो हमें पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड अंडरटेक फेज प्रोग्राम टू एंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वेस्ट सेग्रीगेशन, तो उसे ऐसा कुछ प्रोग्राम रखना चाहिए जिसमें लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें और वेस्ट को सेग्रीगेट करने में हेल्प करें, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस नंबर 4। अब देखो हम पढ़ लेंगे ड्रेनेज और ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंस कैसे होता है, क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। पहला क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट जो लार्ज पार्टिकल्स है, जैसे मान लो रैग्स हो गया, स्टिक्स हो गया, पहले हम सबसे पहले वाटर से उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। सेकेंड हम क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है, जैसे मान लो सिल्ट, एग शेल्स, बोन चिप्स, सीड्स, जिसे हम ग्रिट कहते हैं, वेस्ट वाटर इज मेड टू एंटर अ ग्रिट चैम्बर वेयर द स्पीड ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड। Grit then settles and is removed manually or mechanically from the grit chamber, तो इसे हम grit chamber से manually या mechanically remove कर सकते हैं, ओके। थर्ड क्या है, वाटर जो है वो सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लो होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन है, तो वाटर एक लार्ज बेसिन्स में स्टोर किया रहता है जहां पे सैंड पार्टिकल्स भी होती है और सिल्ट भी होता है, तो वहां पे क्या होगा, सिल्ट है, सैंड पार्टिकल्स है, वाटर है, तो सेपरेशन हो जाएगी ना। इंप्योरिटीज और स्लज आर देन रिमूव्ड, और फिर हम इंप्योरिटीज को हटा पाएंगे वाटर से, इंप्योरिटीज को इजीली रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। प्रोसेस इन विच सेडिमेंटेड वाटर इज सब्जेक्टेड टू अ केमिकल प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन सस्पेंडेड इंप्योरिटीज जो है वो रिमूव होता है बाय मेकिंग वाटर पास थ्रू बैरियर और सैंड मिक्स मैट्रिक्स, तो जो वाटर पास होता है उससे हम सेग्रीगेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इजी प्रोसेस जो कि है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी क्या है, इस मेथड में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रेजेंट है वाटर में, बायोलॉजिकली प्रेजेंट है, डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वाटर टैंक में एंटर करती है तो ये किससे कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी ये, ठीक है। एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टैंक, अब हम टैंक में एयर इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू डिफ्यूजर्स, डिफ्यूजर्स के हेल्प से हम टैंक में एयर इंट्रोड्यूस करेंगे। Microorganisms in the presence of oxygen break the organic matter and the impurities then settle at the bottom of the tank which are later removed, और जो impurities bottom में settle की हुई है तो उसे हम later क्या करते हैं, अलग से हटा सकते हैं, okay? Water then is treated then with chlorine gas, फिर हम water को chlorine gas से treat करते हैं जिससे जितना भी harmful organisms उसमें होगा वो चीज उन सबको मार देगा, ठीक है। टेरिटरी ट्रीटमेंट देखो, इस मेथड में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, हम इसे रिमूव करते हैं। वाटर को फिर हम रीयूज करते हैं इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। तो 3 ट्रीटमेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। इसको अच्छे से लर्न करना है आपको, ठीक है। इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन भी में आ सकते हैं। तो ये था हमारा ड्रेनेज एंड ट्रीटमेंट पार्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस कौन कौन सी है। फर्स्ट डिवाइस जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो है स्क्रबर। वेट स्क्रबर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर ट्रैपिंग द एमिशन ऑफ वाटर सॉल्युबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड,
In a wet scrubber, spray nozzles are fitted through which water is sprayed into the device in a way that it goes downward. अब हम क्या करेंगे, स्क्रबर में ना स्प्रे नोजल्स फिट किया रहता है, जिससे क्या होता है, वाटर जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है. ओके, एज पोल्यूटेड गैसेज राइज अपवर्ड, और फिर जो जितने पोल्यूटेड गैसेज है वो सब कुछ ऊपर आ जाएगी. द पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन इट कोलाइड्स विद वाटर ड्रॉप्स. Because of the gravitational force, the water drops containing particulate matter settled at the bottom and the pollutants are segregated. तो भाई आपने तो पढ़ा ना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी पॉल्यूटेड पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो इससे हम क्या कर पाएंगे, सेग्रीगेट कर पाएंगे इजीली. ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है. दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग फ्लाई ऐश. तो इससे हम फ्लाई ऐश रिमूव करते हैं. अगर मान लो कंबशन हुआ है कोल का मटेरियल्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, फ्लाई ऐश रिमूव कर सकते हैं इजीली. प्रोसेस ऑफ इट्स वर्किंग इज एज फॉलोज. कुछ फॉलोइंग प्रोसेस है. पहला है, आफ्टर कंबशन ऑफ कोल अदर मटेरियल्स जो है वो पॉल्यूटेड गैसेस, स्मोक, वो क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में एंटर करती है. द डिवाइस इज इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज. तो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज है. पॉल्यूटेड एयर एंड द इंप्योरिटीज बिकम नेगेटिवली चार्ज. और जो पॉल्यूटेड एयर और जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. क्लियर. दे गेन इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस. तो वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स, सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स उनका गेन हो जाता है. नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल जो होती है वो डाउनवर्ड, वो हम क्या करते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के टुवर्ड्स ड्रॉन करते हैं. देखो, चार्ज पार्टिकल्स आर देन ड्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड प्लेट्स एंड आर डिपॉजिटेड देयर. तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड प्लेट से हम क्या करेंगे, सारा नेगेटिवली चार्ज को वहां पे जाकर डिपॉजिट कर देंगे, तो सेग्रीगेशन आसानी से हो जाएगा. ठीक है. इंप्योरिटीज जो है फिर हम डिसलॉज कर देते हैं मैकेनिकल रैपर से, फिर हम उसको हॉपर में कलेक्ट कर लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है बहुत ही एफिशिएंट डिवाइस है, जो विच रिमूव्स मोर देन 99% ऑफ इंप्योरिटीज, जो 99% ऑफ इंप्योरिटीज को रिमूव करती है. ठीक है. Advantages of using this device are that they are economical to operate and have high efficiency. तो बहुत इकोनॉमिकली हैंडल किया जाता है, ऑपरेट होता है हाई एफिशिएंसी पे. They also do not produce moisture plum, और ये साथ ही में कोई मॉइस्चर प्लम प्रोड्यूस नहीं करती. ठीक है. तो ये था हमारा सेकंड प्रोसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. थर्ड क्या हमें पता है भाई, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. बहुत आसान है, हमें लर्न है कि रिड्यूस क्या होता है, रीयूज क्या होता है, रिसाइकल क्या होता है. देखो, वेस्ट जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं जनरेशन से, सपोज करो इंडस्ट्री जनरेशन कम हो जाए तो वेस्ट रिड्यूस होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड वेस्ट. ठीक है. वेस्ट इसको हम लोग सेग्रीगेट भी कर सकते हैं. सेकेंड क्या है, वेस्ट जैसे कि मान लो ग्लास हो गया, रबर हो गया, मेटल पीसेस हो गया, इसे हम रीयूज कर सकते हैं ना नया मटेरियल बनाने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे, रीयूज. What waste is such as fly ash produced by the paper industry can be used for making roads and filling up low-lying area. और जो वेस्ट है जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करती है पेपर इंडस्ट्री में, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर मेकिंग रोड्स एंड फाइलिंग अप लो-लाइंग एरियाज. ठीक है. वेस्ट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एंड रिसाइकल टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स. अब हमें वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं कि भाई अगर कोई एक वेस्ट पूरी खराब हो चुकी है उसे रीयूज नहीं कर सकते, रिसाइकल करके नया कुछ बना लो. रिड्यूस मतलब क्या हो, वेस्ट को रिड्यूस करना. रीयूज मतलब कि उसी चीज को वापस से यूज कर लो कहीं कहीं पे. ठीक है. रिसाइकल मतलब कि मान लो उसको खराब हो गया पूरा, रिसाइकल करके आप कोई और आइटम बना रहे हो. ठीक है. देखो एग्जाम्पल, पेपर इंडस्ट्री क्या करती है, रिसाइकल पीसेस ऑफ वुड को यूज करती है फर्नीचर्स के, और फिर पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, फिर पेपर उससे रिसाइकल हो जाता है. तो ये था हमारा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. क्लियर. अब देखो नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ लेती है ना, कुछ स्कीम्स होती है गवर्नमेंट जो अपने आप से लेती है वो लोग. पहला देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का. उसमें क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट एक्शंस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट से एक्शंस कोऑर्डिनेट करो एंड प्लान करो और एग्जीक्यूट करो कोई नेशन वाइड प्रोग्राम. ठीक है. कंट्रोल करना है हमें, अबैटमेंट करना है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को. एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैव बीन डिमांडिंग दैट लार्ज एंड बिग डैम शुड नॉट बी बिल्ट. तो एनवायरमेंट क्या डिमांड करती है, भाई बड़ा बड़ा डैम्स, लार्ज डैम्स बिल्ट मत करो, उससे खराबी होगा. ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम सबमर्जेस फॉरेस्टेड लैंड. अगर हम बड़ा बड़ा डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फॉरेस्ट लैंड कम हो जाएगी. ठीक है. जिससे हमारे इकोसिस्टम खराब होगा, रिवर्स डिस्ट्रॉय होगा, एक्वाटिक लाइफ डिस्ट्रॉय होगा, टेरेस्ट्रियल लाइफ डिस्ट्रॉय होगा. बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स हमारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को भी रिड्यूस कर देता है. ठीक है. सोशल इनिशिएटिव्स क्या क्या है, देखो कुछ इनिशिएटिव्स है. पहला, एयर पोल्यूशन कैसे मिनिमाइज हो सकता है, एयर पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय कारपूलिंग. नाउ व्हाट इज कारपूलिंग, कारपूलिंग मतलब होता है कि हम अगर शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक ही में, अगर मान लो मुझे भी वहीं पे जाना है, आपको भी वहीं पे जाना है, तो एक ही ट्रांसपोर्ट यूज करो. आप बहुत रईस हो भाई, आप पोर्शे लेके घूमोगे, लंबरगिनी लेके घूमोगे, पोल्यूशन फैलाओगे, मत फैलाओ, अमीरी अपने पास रखो भैया. ठीक है.
पीपल लिविंग इन हाउसिंग सोसाइटीज कैन इनिशिएट स्टेप्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो लोग हाउसिंग में रहते हैं ना, वो लोग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ टेक्निक लगा सकते हैं। कैसे कि कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, कैसे पिट्स को कंपोस्ट करना है। पीपल शुड स्ट्रेस ऑन मेकिंग हाउसेज और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स विद सोलर पैनल्स एंड वाटर रिचार्जिंग फैसिलिटीज। तो वाटर रिचार्जिंग फैसिलिटी भी होना चाहिए। तो ये था सोशल इनिशिएटिव जो सोशली लोग लेंगे। अब इंडिविजुअली कैसे लेंगे? प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं कर उसको डिस्कार्ड करो, ठीक है। और बैग्स जो किसको यूज करोगे? जो जूट से बना हुआ बैग है, जो क्लोथ से बना हुआ बैग है, उसको यूज करो ना। प्लास्टिक बैग्स क्यों यूज करते हो? तो हम इससे इंडिविजुअल इनिशिएटिव ले रहे हैं, राइट। इको फ्रेंडली ऑब्जेक्ट यूज करो, ठीक है। CFC कार्बन्स को कट डाउन करो। अडॉप्ट एंड पॉपुलराइज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीयूज और रिसाइकल करो वेस्ट को, और साथ ही में रिचार्जेबल बैटरी यूज करो। ये नहीं कि बैटरी खत्म फेंक दिया तो वो खराब हो जाएगा, फिर वो वेस्ट है। रिचार्जेबल कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है ना, ठीक है। तो ये क्या हमारा इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। तो हमने आज बहुत तरीके की चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए एनवायरमेंट के लिए। एक सोशल इनिशिएटिव्स है, साथ ही इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स भी है। हमने पढ़ा कि पोल्यूशन कंट्रोलिंग का डिवाइसेस क्या क्या है। पहले क्या था? स्क्रबर, फिर क्या आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फिर क्या आया? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ड्रेनेज और ट्रीटमेंट पैटर्न क्या होता है। 3 पैटर्न है ना, 3 ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टेरिटरी ट्रीटमेंट। तो 3 पैटर्न है। फोर्थ क्या है? हमने पढ़ा यहाँ पर कुछ मेथड्स, ठीक है। सेफ डिस्पोजल का, सेग्रीगेशन कर लो भैया, ओपन डंपिंग करो, सैनिटरी लैंडफिल्स करो, राइट। उसके बाद कंपोस्टिंग करो, उसका एडवांटेजेस है। इंसिनरेशन क्या होता है, और म्युनिसिपल वेस्ट अगर कर रहे हो तो म्युनिसिपल वेस्ट कैसे मैनेज करेगी। तो 4 स्टेप्स पढ़ा हमने। पहला कि कैसे इसको कलेक्ट करेगी, दूसरा स्टोर कहां करेगी, तीसरा है कि ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी, चौथा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट कैसे करेगा। ओके, ये म्युनिसिपल वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब हेल्प है। साथ ही हमने पढ़ा मिनामारा डिजीज में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से सी फिश कंज्यूम करने से हम लोगों को मिनामारा डिजीज हो चुका था। बहुत नंबर में लोग जो हैं वो डेथ हो गए थे, ठीक है, डेड हो गया था उनका। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो पोल्यूशन है उससे प्लांट लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, एनिमल्स बर्ड में क्या इफेक्ट होता है, एक्वाटिक लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पोल्यूशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। उसमें क्या क्या था हमारा, एक है डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, और पढ़ा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन वेस्ट, माइनिंग वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक और टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक वेस्ट। क्लियर। फिर हमने पढ़ा है वेस्ट क्या होता है। तो ये हमारा था आज का चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट। इसको पढ़ लेने से आप वेस्ट मैनेजमेंट अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत इजीली, और बहुत अच्छे से आंसर फ्रेम करके लिख सकते हो। ओके, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो कि है आप लोग के लिए टोपोग्राफी मैप। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।